हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था अशोक को, ठीक है। उसके बाद हम ब्राह्मण समाज को पढ़ेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य क्या था। चलिए उसको देख लेते हैं। और देखिए, जो है आपकी यूपी पुलिस का, जैसे कि अभी डेट अनाउंस हो गई है, वहाँ पर भी हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगी। बिहार में जो पुलिस का एग्जाम होगा, री एग्जाम, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है सीरीज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य को। पुष्पमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। जो पुष्य जो पुष्यमित्र थे, ठीक है, शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने, उन्होंने क्या करा, मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। वह मौर्यों का सेनापति था। जो कौन था, जो पुष्यमित्र था, वो कौन था, मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था, और ये जो था ब्राह्मण जाति का था। तो इसने क्या करा, शुंग वंश की नींव डाली। यह शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। जो मनुस्मृति की रचना की गई थी, वो शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। इंडो यूनानी शासक मेनेंडर को पुष्यमित्र की शुंग ने क्या करा था, पराजित किया था, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। जो पुष्यमित्र था, उसको खारवेल ने क्या करा था, पराजित कर दिया था। भरूत स्पूत का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली गई। जो मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली गई थी। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था, ठीक, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुख ने कर दी थी, और सातवाहन वंश की नींव डाली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे स्थित है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे क्या क्या स्थित है, प्रतिष्ठान राजधानी सातवाहन वंश की राजधानी थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। इस सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे, वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसको क्या कहा, पुराणों में इसको कृष्ण का पुत्र कहा गया है। कुषाण वंश कहाँ से स्टार्ट होता है, पल्लवों के बाद कुषाण आए थे, जो कि युचि और तोखड़ी भी कहलाए। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे, ठीक है। यहीं से कुषाण वंश शुरू हुआ। कुषाण वंश की स्थापना जो थी, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस, इन्होंने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर, यानी कि जो पेशावर है, वहाँ पर थी। यानी कि अब तो पाकिस्तान में पेशावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो कि शक संवत कहलाता है। जो शक संवत था, वो किसने चलाया था, कनिष्क ने, ठीक। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है इस समय। जो शक संवत है, वो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है इस समय। कनिष्क बौद्ध धर्म के महानायक संप्रदाय, कनिष्क बौद्ध धर्म के महानायक संप्रदाय के अनुयायी थे। कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की। जो कुषाण शासक थे, इन्होंने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली। जो उसने क्या करा, राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। कनिष्क के दरबार में एक चरक जो उनका राजवैद्य हुआ करता था, उसने क्या लिखी, चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राज की कवि थे। अश्वघोष जो थे, वो कनिष्क के कौन थे, राज की कवि थे, ठीक। जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। जो इनका पुरोहित था, वो कौन था, संरक्षक था। चरक इनका राजवैद्य था, उसने चरक संहिता लिखी कनिष्क के दरबार में, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के राज की कवि थे, और कनिष्क के पुरोहित कौन थे, संरक्षक थे। कनिष्क ने दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और पार्स, ठीक है।
इसके अलावा पार्श महाचेत और संरक्षक ठीक रहते ये लोग रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। जो नागार्जुन है उनको भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। जो रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक थी वो चीन में हुई थी। उसके बाद रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। जो ठीक है, यहाँ पर रेशम की यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई, वहाँ उसको देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी से होता है। गुप्त का ठीक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। जिसका प्रथम महान सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 300 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। जो ये था चंद्रगुप्त प्रथम, इसने क्या था? लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसने गुप्त संवत भी चलाया था। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कौन? इसका कौन उत्तराधिकारी हुआ? समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने क्या कहा था? समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा, दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को, यानी कि 21 राजाओं को पराजित किया था। सोच सकते हो कितना बड़ा, मतलब कितने राजाओं को पराजित किया? 21 राजाओं को पराजित किया टोटल। इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेधकर्ता, कविराज, विक्रमांक। ठीक है। समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक। ठीक है। उसका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। इनका जो दरबारी कवि था वो हरिशेन था। जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। हरिशरण ने क्या करा? इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त था वो काहे का उपासक था? विष्णु का। ठीक है। भगवान विष्णु का उपासक रहा। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने क्या करा? इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसके सिक्के पर वीणा बजाते, मतलब इसको खुद को इसने क्या करा? सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो समुद्रगुप्त का क्या था? उत्तराधिकारी था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहान भारत में आया था। जो चीनी बौद्ध यात्री था फहान, वो किसके शासनकाल में आया था? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कहाँ? भारत में। ठीक। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों। ठीक है। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ से काफ़ी जो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर चलिए उसके बाद शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धर्मंत्री, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पर क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धर्मंत्री, ब्रह्मगुप्त,
बराहमीर जैसे विद्वान रहते थे, और इसमें आर्यभट्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, जिसको गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी, जो इसकी मुद्रा थी वो मयूर आकृति की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। हुणों पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को म्लेच्छ कहा गया है। हुणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। तोरमाड़, ठीक है। हुणों पर आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। ठीक, और जो कुमारगुप्त था उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी किसने स्थापना की? कुमारगुप्त ने। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार कराया। इसने क्या करा? जो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील है उसका इसने पुनः उद्धार कराया। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था। जो गुप्त वंश का अंतिम शासक रहा वो विष्णुगुप्त था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट उस समय कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ये कब किया जाता था? विष्णुगुप्त के, ये गुप्त वंश के टाइम पे। ठीक है, उस समय की बात है। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दीनार कहा जाता था। गुप्त राजा जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, उनको दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रुपये का कहा जाता था। रुपये का किसको कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को। पहली बार सती होने पर प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। पहली बार जो सती होने का प्रमाण जो है वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त था, उसके एरण अभिलेख का नाम है एरण। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसके अभिलेख में मिलता है। और गुप्त जो सम्राट वैष्णव धर्म थे, अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के कौन थे? गुप्त सम्राट जो भी थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह था। गरुड़ जो था इनके गुप्त राज्य का चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महानायक शाखा से संबंधित है। पहले जो जब बनवाई गई थी तब 29 टोटल गुफाएं थी, लेकिन इस समय 6 बची हैं। अब एक चीज़ भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहले कितनी गुफाएं थी जब बनवाई गई थी गुप्त काल में, तब अजंता की गुफाएं 29 हुआ करती थी, बट इस समय जो वर्तमान समय वो 6 बची हैं सिर्फ। बाकी गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। जो बाकी गुफा का निर्माण है वो भी इन्हीं के काल में हुआ, गुप्त वंश में, गुप्त काल में। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। ठीक, यहाँ पर दास प्रथा भी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो कालिदास थे संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। जो कालिदास के द्वारा पहली रचना रची गई थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो प्रथम भारतीय रचना बनी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को जरूर याद कर लेना। मंदिर बनाने की जो कला का जन्म भी गुप्त काल से होता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए हम फिलहाल इतना ही क्लास में रखेंगे, छोटी सी क्लास रहेगी आज की। बाकी नेक्स्ट जो पुष्पभूत या फिर वर्धन वंश है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारी छोटी सी क्लास रहेगी और आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
और इम्पॉर्टेंट देखिए फैक्ट हैं, काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं जो कि आपकी यूपी पुलिस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।